हेलो बच्चों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं आपको अपने इस चैनल में, जिसका नाम बॉन्ड विथ केम है, मोस्ट वेलकम करता हूं। मैं आज आप लोगों को सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 5, जिसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा। जैसा आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों को ब्रिज कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके पढ़ाता हूं, जिसमें सबसे पहले मैं वो कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर करता हूं, जिसे आप लोगों को 11वीं क्लास में पढ़नी थी। किसी वजह कर या तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाई, या फिर अब आप लोग भूल चुके हैं, और जिन सभी का इस्तेमाल यहां पे होनी है, ताकि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों की बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाए। साथ साथ मैं आप लोगों के लिए रेडीमेड नोट्स, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूं, वहां पे भी देखना जरूरी है, क्योंकि यहां पे सिर्फ मैं समझाता हूं, और वहां पे जाके नोट्स एक बतवा आप देख लेंगे तो पूरी केमिस्ट्री काफी आप लोगों की मजबूत हो जाएगी। तो चलिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज की टॉपिक, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग किसे बोलते हैं? देखो, सॉल्यूशन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, सॉल्यूशन के बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं जो अलग अलग फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। इन सभी प्रॉपर्टीज में से 4 प्रॉपर्टीज ऐसे हैं सॉल्यूशन के। इन सभी प्रॉपर्टीज में से सॉल्यूशन की 4 प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है। क्या? सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है, और किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। उन प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, मतलब क्या कहने का मेरा है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन which depend on only number of solute particles irrespective of their natures are called colligative properties। और ये 4 टाइप्स का होते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फर्स्ट, सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये बात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करेगा, उसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलेंगे। ये भी हम लोगों को पता हो चुका है कि 4 तरह का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। और क्या इन सभी प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है या नहीं करता है, इसको भी मैं आप लोगों के सामने प्रूव करूंगा। तभी बात समझ में आएगी ना कि ये सभी प्रॉपर्टीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। क्यों? क्योंकि ये सब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये सभी प्रॉपर्टीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्यों हैं। इसके लिए हम लोग एक सिचुएशन को देखते हैं। मैं क्या किया, एक कंटेनर में वाटर को ले लिया, जिसमें इस वाटर का जो आइस फॉर्म है, वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होती है। भाई, वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होती है। ऐसी वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होती है। वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होती है, और वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होती है। जब प्योर वाटर है तो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, और इसी के जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है, जब प्योर वाटर है तो। ठीक है,
अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहा हूं। क्या मैं क्या, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड किया मैंने। ये क्या हमारा है, रेड गोला को मैं दिखा रहा हूं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। अब जैसे ही मैं इसके अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करूंगा, जैसे ही मैं नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करूंगा, तो अब हम लोग क्या देखते हैं, इस वाटर की बॉइलिंग पॉइंट में चेंजिंग आ गई और साथ साथ इसके फ्रीजिंग पॉइंट में भी चेंजिंग आ गई। भाई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करने के बाद यहां से तो मुझे अंदाजा मिल रहा है कि जो सॉल्यूट को मैं डाला, जो सॉल्यूट को मैंने डाला, इसी वजह कर बॉइलिंग पॉइंट में भी चेंजिंग आई है और फ्रीजिंग पॉइंट में भी चेंजिंग आई है। मतलब कि इन दोनों में चेंजिंग आने का मेन जड़ सॉल्यूट का एडिशन ही है। सॉल्यूट का एडिशन ही, सॉल्यूट को मैं ऐड किया जिस वजह कर बॉइलिंग पॉइंट में भी चेंजिंग और फ्रीजिंग पॉइंट में भी चेंजिंग। ठीक है, अब हम लोग ये समझने का कोशिश करेंगे कि जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा सॉल्यूशन के अंदर, जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया तब बॉइलिंग पॉइंट जो बढ़ा और फ्रीजिंग पॉइंट जो कमा, इसके पीछे मेन रीजन क्या है, इसके पीछे मेन रीजन क्या है, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा आप लोग। पूरी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। देखिए, जैसे ही आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हो प्योर वाटर में, तो वेपर प्रेशर जो हमारी है वो कम जाती है। जैसे ही आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हो, वेपर प्रेशर कम जाती है। इसकी डिटेल सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 3 मैं दे चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, आप लोग देख सकते हो, उसको देख लोगे। क्या लिखना है, वेपर प्रेशर इन रॉड्स लॉ बाई बॉन्ड विथ केम, आपको यूट्यूब पे आ जाएगा, आप उसको देख लोगे। तो मैं यहाँ क्या बोल रहा हूं, जैसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करोगे आप, वेपर प्रेशर में कमी आएगी। वेपर प्रेशर में जब कमी आएगी, अब क्योंकि मुझे बॉइलिंग करने के लिए वेपर प्रेशर को तो 118 पे लाना ही पड़ेगा। अब वेपर प्रेशर में कमी आ गई है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या हो गया हमारा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो मेन जड़ क्या हो गया हमारा, मेन जड़ क्या हो गया, मेन जड़ इसका क्या हो गया हमारा, वेपर प्रेशर का कमना, वेपर प्रेशर में चेंजिंग आना। अब वेपर प्रेशर क्यों कमा, बाय एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जो ऐड किया आपने, यही मेन जड़ है, यही मुख्य कारण है। ठीक, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का पहला टाइप, जो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, it is the ratio of lowering of vapor pressure to the vapor pressure of pure form। क्या है, it is the ratio of lowering of vapor pressure to the vapor pressure of pure form। क्या हमारा है, it is the ratio of lowering of vapor pressure, it is the ratio of lowering of vapor pressure to the vapor pressure of pure form, it is the ratio of lowering of vapor pressure to the vapor pressure of pure form को ही बोलते हैं relative lowering of vapor pressure। तो हम लोग relative lowering of vapor pressure को इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी, ये जो वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट को ही डेल्टा पी ए को लिख सकते हैं पी नॉट ए माइनस पी ए। भाई प्योर फॉर्म की वेपर प्रेशर ज्यादा होती है और जब उसके अंदर हमने सॉल्यूट को डाल दिया जो नॉन वोलेटाइल है, तो अब जो पार्शियल वेपर प्रेशर उसकी होगी वो कम जाएगी। तो इसलिए डेल्टा पी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए। ठीक है, नहीं फिर मैंने कहा पी नॉट ए, इसको जैसे मैं उसे रखा और पी ए की जगह पे मैं रॉस लॉ लगाकर पी नॉट ए का ये मैं लिख दिया। ठीक है, और काई ए की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस काई बी। तो आगे देखिए, इसको सोल्व करके पी नॉट ए ब्रैकेट में 1 माइनस काई बी लिख दिया। उसके बाद जा करके फिर क्या हो गया, इसको सोल्व किया तो पी नॉट
पी डेल्टा पी इक्वल टू पी नॉट ए काई बी, इसको मैं सोल्व किया तो डेल्टा पी अपॉन पी पी ए इक्वल टू क्या हो गया हमारा, काई बी हो गया। इसको मैं फर्दर खोल दिया तो इस तरह से पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू काई बी हमारा हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पे पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू काई बी, मतलब जो हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, जो हमारा जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, क्या काई बी पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉलिड तो है, उसका रेशियो तो है ये हमारा। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि यहां पर से ये प्रूव हो जाता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो हुआ हमारा वो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए ये हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब हम लोग ये देख लेते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो इट इज द इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट when a non-volatile solute is added, जब किसी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं, इसके वजह कर जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती है, इसी बढ़े हुए बॉइलिंग पॉइंट को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसको डेल्टा टी बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या होगा हमारा, टी बी। टीबी क्या हमारा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन जो ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन क्या हमारा ज्यादा है, माइनस टीबी नॉट। प्योर फॉर्म की बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है हमारी, कम होती है। जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हो उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। ठीक है, टीबी। ठीक है, अब इसका जो है हमारा दूसरा फार्मूला होता है, मैं ये बता चुका हूं कि जैसे जैसे आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करते जाओगे, जैसे जैसे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करते जाओगे, वेपर प्रेशर कमते जाएगी, आपकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ते जाएगा। मतलब कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा हमारा, बढ़ते जाएगा। मतलब क्या कहने का है कि हमारा डेल्टा टीवी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम लोग यहां पे मोलालिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कह सकते हैं कि डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो डायरेक्ट फार्मूला में लिख दिया हूं कि डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू एम, डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू एम। यहां पे केबी का हमारा है एक कांस्टेंट है, केबी का हमारा है एक कांस्टेंट है जिसे बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसको बोलते हैं एलुबियोलिक कांस्टेंट, या फिर क्या बोलते हैं एलुबियोलिक कांस्टेंट। और स्मॉल एम क्या हमारा है, मोलालिटी। कैपिटल एम लिखा गया गलती से, स्मॉल एम क्या हमारा है, मोलालिटी। ठीक है, अब हम लोग ग्राफ को, अब हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ग्राफ को अच्छी तरह से समझने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग ग्राफ को देखते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की ग्राफ को समझ लेते हैं। इसमें क्या चीज होता है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच ग्राफ ही है। ये हमारे वाई एक्सिस में वेपर प्रेशर हमेशा होता है और हमारी एक्स एक्सिस में टेम्परेचर। ठीक है, ये हमारा वेपर प्रेशर और ये हमारा टेम्परेचर। और वेपर प्रेशर का इस पॉइंट को मान लिया है, जो ये पॉइंट हमारा है इसको मान लिया है कि 1 atm है। ये वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या हमारी है, 1 atm है। मतलब कि वैसा वेपर प्रेशर जिस पे कोई सॉल्यूशन या कोई सॉल्वेंट बॉयल करता है, ये वैसा वेपर प्रेशर है, हम लोग 1 atm मान लिया है। ठीक है, अब देखिए हम लोग को पता है कि वेपर प्रेशर जो होता है हमारा इस तरह से होता है, वेपर प्रेशर जो हमारा होता है इस तरह से होता है, वेपर प्रेशर जो होता है हमारा इस तरह से होता है। तो पहला जो वेपर प्रेशर ये दिखाया गया हमारा है, ये दिखाया गया है हमारा सॉल्वेंट का। ये वेपर प्रेशर का क्या हमारा है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। ये वेपर प्रेशर क्या हमारा है, सॉल्वेंट का।
ठीक है। वेपर प्रेशर हमारा सॉल्वेंट का है। अब इस पॉइंट पे देखिए, हमारा इस पॉइंट पे जो सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर है उसको आप देखेंगे तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगी, जिसको रिप्रेजेंट किया गया है T0F से। मतलब के वो जो प्योर फॉर्म का टेम्परेचर है, प्योर फॉर्म की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो T0F है, यहाँ पे है, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर में कमी आ जाएगी। तो वेपर प्रेशर में कमी आ जाएगी तो सोल्यूशन की देखिए वेपर प्रेशर काचे हो गई, कम गई। सोल्यूशन की वेपर प्रेशर काचे आ गई है, कमी आ रही। सोल्यूशन की वेपर प्रेशर काचे आ गई, कमी आ गई, ठीक है ना। अब उसके बाद इसकी जो वेपर प्रेशर आ गया हमारा 1 atm पे, कहा यहाँ पे बन रहा है। और इसको आप नीचे ले जाएंगे तो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है TF यहाँ पे दिख रहा है। और दोनों के जो डिफरेंस होगी, दोनों के बीच जो डिफरेंस होगी, इसी को बोलेंगे हम लोग डेल्टा TB। इसे अब हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझने से पहले आप लोग को यह समझना है कि फ्रीजिंग पॉइंट कहते किसको हैं। क्या समझना पहले कि फ्रीजिंग पॉइंट कहते किसको हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हमारा है? इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड। मतलब कि वैसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए सॉलिड के वेपर प्रेशर से, तो उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं उस टेम्परेचर को? फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसको ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ जो है क्या होता है, देखिए आप, मैं यहाँ पे ग्राफ का लिया, सिंगल लिया है। पहले बिल्कुल प्योर फॉर्म का ग्राफ लिया है, प्योर फॉर्म का सॉलिड फॉर्म और उसी का लिक्विड फॉर्म। मान लो वाटर हमारा है तो उसका सॉलिड फॉर्म का क्या ग्राफ होगा और उसी का लिक्विड फॉर्म का क्या ग्राफ होगा। उसके बाद फिर मैं सॉल्यूशन कर लूंगा और दोनों को जोड़ करके मैं बता दूंगा। आपकी जो एनसीईआरटी में ग्राफ है और दोनों को मिला दिया है, जो बच्चों को समझ में बात नहीं आती। मैं दोनों को पहले क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, उसके बाद मिला दूंगा ताकि अच्छी तरह से समझ में बात आ जाए। तो लीजिए, पहला जो ग्राफ में आपने लिया, वेपर प्रेशर ये हमारा है, वेपर प्रेशर हमारा है। और उसके बाद इस वेपर प्रेशर हमारा वाई एक्सिस पे और हमारे एक्स एक्सिस पे क्या हमारा टेम्परेचर हमारा है। वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर और एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर हमारा, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, जो सॉलिड की जो हमारी जो ग्राफ होती है, सॉलिड का वेपर प्रेशर क्या होता है, लिक्विड से कम होता है। सॉलिड का वेपर प्रेशर लिक्विड से कम होता है, ठीक है। तो सॉलिड का देखिए आप, जो ग्राफ बन रहा है आपका ये बन रहा है। सॉलिड का चूंकि वेपर प्रेशर कम है, देखिए वेपर प्रेशर कम है सॉलिड का, इसे इसका ग्राफ हमारा ये बन रहा है। उसके बाद लिक्विड का ग्राफ हमारा ये बना है। क्यों? क्योंकि लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। इसे येलो कलर का जो ग्राफ है वो हमारा लिक्विड का है, जो रेड कलर का ग्राफ है वो हमारा सॉलिड का है, ठीक है। और ये पॉइंट ऐसा है, ये पॉइंट ऐसा है जिस पे कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी सॉल्वेंट जिसका ये ग्राफ है, उस पे इस पॉइंट पे, इस टेम्परेचर पे और इस प्रेशर पे और इस टेम्परेचर पे, देखिए इस टेम्परेचर पे ये फ्रीज करेगा। इस टेम्परेचर पे क्या होगा हमारा, इस पॉइंट पे लिक्विड और सॉलिड दोनों यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है, मिल रहा है। तो ये ऐसा पॉइंट है जिस पे कोई भी सॉल्वेंट या सॉल्यूशन क्या करेगा, हमारा फ्रीज करेगा। इसलिए इसका फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया हमारा, T0F। क्योंकि अभी प्योर फॉर्म है इसलिए इसकी फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुई हमारी, T0F। T0F इसकी फ्रीजिंग पॉइंट हमारी है। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट में कमी क्यों आती है जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं। तभी तो बोलेंगे डिप्रेशन हो गई फ्रीजिंग पॉइंट में। दूसरी बात फिर ये समझेंगे कि क्या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। मतलब कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक इमेज रखा हूं। इसमें आपको ये देखना है कि पहले मैं जो इमेज लिया ये बिल्कुल प्योर वाटर का इमेज है। इसके अंदर देखिएगा कि जो वाटर के मोलिक्यूल हैं ये बिल्कुल पर्टिकुलर वे में अरेंज है। जो क्रिस्टल है वाटर मोलिक्यूल का, हर मोलिक्यूल बिल्कुल एक पर्टिकुलर वे में अरेंज है। जो वाटर के मोलिक्यूल्स हैं वो क्रिस्टल फॉर्म में बनी हुई है, मतलब के सॉलिड फॉर्म में बनी हुई है। तो इसकी जो मोलिक्यूल है एक पर्टिकुलर वे में अरेंज, देखिएगा
पर्टिकुलर वे में अरेंज है। देखिए यहाँ पे जो वाटर का जो सॉलिड है, मतलब जो आइस है, इसके अंदर जो मोलिक्यूल हमारी है वो बिल्कुल वेल मैनर में अरेंज है। ठीक है, अब जैसे ही इसके अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं, क्या करते हैं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड किया। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट देखिए जो अलग कलर का हमारा गोला है वो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को इंडिकेट कर रहा है। जैसे ही आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो उसका जो अरेंजमेंट था, जो वाटर के मोलिक्यूल का अरेंजमेंट था, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जब आप वाटर के मोलिक्यूल मतलब गैस के मोलिक्यूल के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे, या वाटर के मोलिक्यूल को आप वाटर के मोलिक्यूल के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे, जब आइस बनेगा हमारा, तो आइस का जो अरेंजमेंट था हमारा, आइस के अंदर जो वाटर के मोलिक्यूल का अरेंजमेंट था वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, जब डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है ना, डिस्टर्ब होकर के क्या आ गया, हमारा इस फॉर्म आ गया। देखिए हमारा डिस्टर्ब होकर इस फॉर्म आ गया। अब इस फॉर्म में जो वाटर की आइस थी वो तो इस फॉर्म में थी, बिल्कुल पर्टिकुलर वे में अरेंज थी। ठीक है ना, अब उसे जा करके इस फॉर्म में वापस आना होगा, इस फॉर्म से इस फॉर्म में आना पड़ेगा। तो इस फॉर्म से इस फॉर्म में आने के लिए इसे अब क्या होना पड़ेगा, टेम्परेचर को डाउन करना पड़ेगा। टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा। टेम्परेचर को नीचे ले जाना पड़ेगा। जब टेम्परेचर को नीचे ले जाएंगे आप लोग, तभी इसकी फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि जो मेंटेन रहेगी। इसीलिए इसकी फ्रीजिंग पॉइंट क्या होती है, कम जाती है। तो ये सब की सब बातें जो आई, क्यों आई, क्योंकि इसके अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हमने ऐड किया। तो मेन जड़ क्या हमारा है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करना, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर कम रहा है, जिसकी वजह से ये सब चीजें हो रही है। तो मैं यहां पे भी प्रूफ कर दिया कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करने से जो सॉलिड के अंदर मोलिक्यूल का जो अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसको वापस लाने के लिए फिर जो है हमें क्या कर, सॉलिड जो हमारा क्या होगा, हमारा कूलिंग तरफ जाएगा, नीचे जाएगा, टेम्परेचर को क्या करेगा, कम करेगा। प्रेशर ही फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कह सकते हैं, ठीक है ना, इट इज द डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट व्हेन अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड। जब हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाती है। इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, इसको डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका जो ग्राफ देख लेते हैं हम लोग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन का ग्राफ देख लेते हैं। पहले मैं ग्राफ सिखाया था प्योरेस्ट फॉर्म का, अब दिखा देते हैं आपको ग्राफ किसका, सॉल्यूशन का। देखिए यहां पे क्या हमारा है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में हमेशा टेम्परेचर होता है, और ये हमारा वाई एक्सिस है जिसमें हमारा वेपर प्रेशर होता है। उसके बाद ये ग्राफ आपका प्योर फॉर्म का है, ये पता आपको है। ये रेड वाला हमारा सॉलिड का ग्राफ हमारा है, बता चुके हैं पहले। येलो वाला ये हमारा क्या है, लिक्विड का ग्राफ है, ये हमारा लिक्विड का ग्राफ है। आई जो टेम्परेचर आ रहा आपका, ये जो टेम्परेचर आया है वाई एक्सिस पे, ये प्योर फॉर्म का है। ये टेम्परेचर हमारा क्या हमारा है, T0F क्या हमारा है, प्योरेस्ट फॉर्म का टेम्परेचर हमारा है। इस पॉइंट पे देखिएगा, ये जो टेम्परेचर हमारा है प्योरेस्ट फॉर्म का है, ये वेपर प्रेशर इसका है, और ये इसका टेम्परेचर है T0F, प्योरेस्ट फॉर्म का टेम्परेचर है। ठीक है, अब जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करता हूं तो इसकी वेपर प्रेशर क्या होगा, कम गई। तो वेपर प्रेशर देखिए कम गया, वेपर प्रेशर कम गया। अब वेपर प्रेशर कम गया, ठीक है, अब इसको इस तरह से अगर चलते जाएंगे हम तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये क्या होता है, हमारा पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होता है, कोइंसाइड कर जाता है। अभी जो पॉइंट आया, इसकी जो टेम्परेचर हुई, ये टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया हमारा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। और इसको रिप्रेजेंट करता है किससे, टीएफ से। इसके बीच जो डिफरेंस हुई हमारी, इसके बीच जो डिफरेंस हुई, इसी डिफरेंस को बोलेंगे हम डेल्टा टीएफ, जो हमारा होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या होगा हमारा, प्योर फॉर्म की ज्यादा थी, उसके बाद सॉल्यूशन कम गई हमारी। ठीक है ना, तो T0F माइनस टीएफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हुई। और ये बता चुका हूं मैं आपको कि डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। जैसे जैसे आप सॉल्यूट बढ़ाओगे, जैसे से सॉल्यूट बढ़ाओगे वैसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो बढ़ता है। इसलिए आप इसको लिख सकते हो कि डेल्टा टीएफ इक्वल टू डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी
इसको आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाओगे, एक डाल लोगे कांस्टेंट, तो डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू केएफ इंटू एम, डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू केएफ इंटू एम, जहां पे हमारा एम क्या है, मोलालिटी है, और केएफ क्या हमारा है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का लास्ट टाइप ऑस्मोटिक प्रेशर को देख लेते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर कहते किसको हैं? क्या ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है? ये तब होगी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जब ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो देखते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले आप लोग को यह समझना है ऑस्मोसिस कहते किसे हैं। क्या पहले आप लोगों को समझना है ऑस्मोसिस, ठीक है? समझिए आप गौर से मेरी बात को। ऑस्मोसिस क्या होता है? ये मूवमेंट है, सॉल्वेंट का क्या हमारा मूवमेंट है। आप देखिएगा एक कंटेनर में मैं सॉल्वेंट लिया जिसके अंदर कंसंट्रेशन, जो गोला दिख रहा है आप यहां पे, वो कंसंट्रेशन है। आप यहां पे देखेंगे इसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर कंसंट्रेशन काफी कम है। इस कंटेनर के अंदर देखेंगे कंसंट्रेशन क्या हमारा कम है, देखिए, जबकि दूसरा कंटेनर के अंदर आप देखेंगे कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है। दूसरे कंटेनर में देखेंगे आप कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है। तो देखा यह गया है कि सॉल्वेंट का मूवमेंट हमेशा, ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन, यहां ध्यान दीजिए, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। सॉल्वेंट का मूवमेंट लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन से होता है थोड़ा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन उसे बोलते हैं जिसके अंदर छोटे छोटे पोर होते हैं और उस पोर से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का ही मूवमेंट होता है, सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं होता है। इसलिए इसका जो मूवमेंट हो रहा है सिर्फ सॉल्वेंट का ही मूवमेंट हो रहा है, सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं हो रहा है। हालांकि कुछ ना कुछ इसके अंदर सॉल्यूट है, फिर भी सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है, इसके अंदर पोर है, उसकी साइज इतनी छोटी है जिसके वजह कर सिर्फ सॉल्वेंट ही मूव करेगा। तो क्या कह सकते हो, तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो रहा है, ये मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेशन मतलब के अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बारे में बात हो रही, फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब क्या होगा ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट, क्या हो रहा है हमारा, सॉल्वेंट का मूवमेंट फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसे बोलते हैं हम लोग ऑस्मोसिस। अब मैं आप लोगों को ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बता रहा हूं। ऑस्मोसिस बता दिया कि मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूं ऑस्मोटिक प्रेशर, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को आप। अब यहां पे जो ऑस्मोसिस हो रहा है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ ऑस्मोसिस हो रहा है, तो इस तरफ कंटेनर में ये जो सॉल्वेंट हमारा है कंटिन्यू आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है आहिस्ता आहिस्ता इसकी अमाउंट तो बढ़ेगी भाई, सॉल्वेंट की अमाउंट तो बढ़ते जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा, ध्यान दो मेरी बात को, एक टाइम ऐसा आएगा, इस तरीके में देखिए रेड कलर से मैं दिखाया कि कंसंट्रेशन जो है हमारा सॉल्वेंट की जो अमाउंट है वो बढ़ रही है। जब बढ़ रही है तो ये बढ़ने के वजह कर प्रेशर एग्जर्ट करेगा कि नहीं करेगा भाई, बढ़ने के वजह कर जो हमारा सॉल्वेंट बढ़ रहा है इसके वजह कर प्रेशर लगेगा कि नहीं लगेगा लिक्विड पे। इस प्रेशर को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोलैटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, पानी से प्रेशर बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलैटिक प्रेशर। मतलब कि जो हमारा मूवमेंट हो रहा है, जो ऑस्मोसिस हो रहा है, इसके वजह कर, इस ऑस्मोसिस की वजह कर जो एक्स्ट्रा अमाउंट वाटर की हुई, तो यही वाटर जो एक्स्ट्रा अमाउंट हुई वाटर की, ये प्रेशर डेवलप करता है, जो क्या करता है फर्दर स्टॉप कर देता है, फर्दर मूवमेंट को क्या करता है, स्टॉप कर देता है। मतलब कहने का ये हमारा है कि जब ऑस्मोसिस हो रहा है, ऑस्मोसिस जब होगा तो एक अमाउंट वाटर के भी, हमारी सॉल्वेंट की भी इंक्रीज करेगी, और वही वाटर, वही सॉल्वेंट
प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जिसके वजह कर फर्दर ऑस्मोसिस नहीं होगा। क्या होगा? फर्दर ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगा। इसी प्रेशर को, जो ऑस्मोसिस को स्टॉप कर दे, हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को बोल सकते हैं द प्रेशर विच स्टॉप द ऑस्मोसिस, द प्रेशर विच स्टॉप द ऑस्मोसिस कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। बिल्कुल क्लियर हो गई। अब हम लोग ये बताएंगे, मैं आपको ये समझाऊंगा, मैं अब आप लोगों को कि क्या ऑस्मोटिक प्रेशर भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? क्या ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रहा है? समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये जो हमारा मूवमेंट हो रहा था, जो ऑस्मोसिस हो रहा था, ऑस्मोसिस क्यों हो रहा था? ऑस्मोसिस तभी हो रहा था भाई, इस तरफ जो हमारा सॉल्यूट का अमाउंट है काफी कम है। इस वक्त इस तरफ जो हमारा सॉल्यूट का अमाउंट काफी कम है। सॉल्यूट का अमाउंट कम होने की वजह कर इस तरफ जो प्रेशर हमारा है, वेपर प्रेशर, वो ज्यादा है। सॉल्यूट का अमाउंट कम, वेपर प्रेशर ज्यादा। इस तरफ क्या हमारा है? सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा, वेपर प्रेशर काफी कम। मतलब के यहां पे वेपर प्रेशर ज्यादा, इस तरफ वेपर प्रेशर कम। ठीक है, मतलब कि वेपर प्रेशर में डिस्टर्बेंस। अब यहाँ पे वेपर प्रेशर ज्यादा, तो ये प्रेशर मारेगा, जिस वजह का सर सॉल्वेंट का मूवमेंट होने लगेगा, सर मूवमेंट होने लगेगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो कंटिन्यू मूव हो रहा है, इसके पीछे वजह क्या है? इस तरफ जो हमारा सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट नहीं होता तो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता। अब जितना ज्यादा सॉल्यूट भाई, जितना ज्यादा सॉल्यूट उतना ज्यादा तेजी से हमारा मूवमेंट। ठीक है, तो मूवमेंट होना, कौन इसके पीछे जिम्मेदार है? ये सॉल्यूट है। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल है, जितना ज्यादा सॉल्यूट की पार्टिकल उतना ज्यादा मूवमेंट। ठीक है, और जितना ज्यादा मूवमेंट उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी प्रूफ हो जाता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है। बात तो मैं बता दिया आपको कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हमारा है, वो ऐसा प्रेशर है जो ऑस्मोसिस को स्टॉप करता है। ठीक है, मैं ये भी प्रूफ कर दिया कि ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल होगा उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। भाई पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। इसलिए देखिए यहां पे लिया गया है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया क्योंकि आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन इसको तोड़ के लिखिएगा। तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। यहां पे सी क्या हमारा है? मोलारिटी है। इसी तरह से पाई जो होगा ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इससे वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। वेपर प्रेशर बढ़ेगा हमारा तो कहीं ना कहीं पाई भी हमारा बढ़ जाएगा। दो बातें मैंने बताया कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, दूसरा मैंने क्या बताया? पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। दोनों को हटाएंगे, एक कांस्टेंट डालोगे तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? CRT। दो इक्वेशन बना लो और दो इक्वेशन की एक इक्वेशन बना लो, पाई इक्वल टू CRT। जहां पे पाई क्या हमारा है? ऑस्मोटिक प्रेशर है, सी क्या हमारा है? मोलारिटी है, आर क्या हमारा? गैस कांस्टेंट है, और टी क्या हमारा है? टेम्परेचर इन केल्विन। मैं प्रूफ कर दिया कि चारों ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों? कि सभी कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर। अब हम लोग ये देखते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। RO, रिवर्स ऑस्मोसिस। देखिए ऑस्मोसिस क्या हो रहा था कि मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और इसके पीछे मैंने जो रीजन दिया, मैंने ये रीजन दिया कि जो हमारा प्योरेस्ट फॉर्म है, जिधर से मूव करता है हमारा सॉल्वेंट, वहां पे प्रेशर, वेपर प्रेशर ज्यादा होती है। क्या होती है? वेपर प्रेशर ज्यादा होती है, और जो सॉल्यूशन की तरफ है वेपर प्रेशर कम होती है, जिस वजह कर मूवमेंट कंटिन्यू हो रहा है। उस वक्त तक मूवमेंट होता रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हो जाए। और इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने के लिए तो हमारा जो है ना, जो प्रेशर लगाते हैं,
जो बाहर से प्रेशर लगाते हैं जिसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, वो क्या करता है, इक्विलिब्रियम को स्टेब्लिश कर देता है। भाई इस तरफ प्रेशर हमारा कम था, यानी कि सॉल्यूशन के तरफ हमेशा प्रेशर कम था, सॉल्वेंट की तरफ प्रेशर हमारा ज्यादा था, जिस वजह से फ्लो हो रहा था, सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा था, तो सॉल्यूशन की तरफ से ही तो लगता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर लग गया जो फर्दर मूवमेंट को रोक दिया, मतलब कि इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया, कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया, मूवमेंट स्टॉप, और उस प्रेशर को क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस की। ध्यान दीजिए मेरी बात को गौर से। अगरचे हम लोग, ठीक है, अगरचे हम लोग जो हमारा सॉल्यूशन है, ध्यान दो, जो हमारा सॉल्यूशन है जिसके अंदर देखो भरा हुआ बिल्कुल है सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्यूशन है, इस तरफ का हमारा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सॉल्वेंट है, प्योर फॉर्म है हमारा है, ये हमारा सॉल्वेंट है, ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, कंसंट्रेशन हमारे यहाँ पे ज्यादा है। अब अगर के सॉल्यूशन के तरफ मैं जो पहले प्रेशर लगाया था ऑस्मोटिक प्रेशर किधर लगाते हैं, सॉल्यूशन की तरफ लगाते हैं ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए। मैं बता रहा हूं बार बार, ठीक है। अगर के मैं सॉल्यूशन की तरफ एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दूं, भाई जिस प्रेशर पे हमारा ऑस्मोसिस बिल्कुल स्टॉप हो गया था, उससे भी ज्यादा प्रेशर मैं सॉल्यूशन की तरफ लगा दूं, ध्यान दो मेरी बात को, सॉल्यूशन के तरफ ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर मैं लगा दूं, ठीक है, तो क्या होगा, सॉल्यूशन की तरफ प्रेशर बढ़ जाएगा। भाई सॉल्यूशन की तरफ प्रेशर बढ़ गया और हमारा सॉल्वेंट की तरफ प्रेशर कम गया। हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर मतलब कि मूवमेंट फिर क्या होने लगेगा, हमारा उल्टा होने लगेगा। पहले आप देख चुके हैं कि भाई वाटर हमारा, सॉल्वेंट हमारा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव क्यों कर रहा था, क्योंकि जो हमारा प्योरेस्ट फॉर्म था वाटर का, वहां पे वेपर प्रेशर ज्यादा था, इसलिए मूव कर रहा था वेपर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने के लिए। यहां पे अगरचे मैं क्या करूं, जो हमारा सॉल्यूशन है, यहाँ पे सॉल्यूशन है, अगरचे मैं प्रेशर बढ़ा दूं, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उससे ज्यादा मैं प्रेशर लगा दूं, तो इस एरिया का प्रेशर बढ़ जाएगा इस एरिया के मुकाबले में, क्योंकि इधर मैं प्रेशर नहीं लगा रहा हूं, प्रेशर मैं इधर लगा रहा हूं भाई साहब। तो प्रेशर जैसी मैं बढ़ाऊंगा तो अब मूवमेंट हमारा हायर प्रेशर मतलब इधर से इधर होने लगेगा, मतलब के गंदे पानी के तरफ से फ्रेश पानी की तरफ मूवमेंट होने लगेगा, मतलब के सॉल्यूशन से हमारा प्योरेज की तरफ मूवमेंट होने लगेगा। तो इस तरह के मूवमेंट को, क्योंकि रिवर्स हमारा डायरेक्शन जो हमारा ऑस्मोसिस का है ये उलट गया है, इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो मैं बिल्कुल समराइज कर देता हूं, क्या मैं बताया आपको कि ऑस्मोसिस क्या हो रहा था, मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब लोअर कंसंट्रेशन में प्योरेस्ट फॉर्म है तो वेपर प्रेशर ज्यादा, दूसरे तरफ हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, वेपर प्रेशर कम, तो हायर वेपर प्रेशर के तरफ से मूवमेंट हमारा लोअर वेपर प्रेशर की तरफ हो रहा है ताकि इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाए। ठीक है ना, ठीक है। अब अगर कि मैं सॉल्यूशन के तरफ से प्रेशर में ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा मैं अप्लाई कर दूं, सॉल्यूशन के तरफ मैं ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दूंगा और सॉल्वेंट की तरफ कुछ नहीं करूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है सॉल्वेंट में जो हमारा जो प्रेशर हमारा है जो है उतना ही रहेगा और सॉल्यूशन की तरफ प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो मूवमेंट कहां से होगा, सॉल्यूशन की तरफ से सॉल्वेंट की तरफ मूव होने लगेगा। इसी को बोलेंगे हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस। बात अच्छी तरह समझ आ गई। यहाँ पे भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमारा होता है, ये जो हमारा देख रहे हैं ना व्हाइट कलर का, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यहाँ पे है। ठीक है, और इसका हमारा एप्लीकेशन भी एक है, वो समुद्र के अंदर जो सॉल्ट वाटर को प्योरिफाई जो करते हैं ना, वहां पे इसको इस फेनोमेनन को अप्लाई करते हैं। घर में देखोगे काफी आरओ सिस्टम वगैरह होता है।